आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में धातुओं की सक्रियता यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जो धातुएं होती हैं उनकी सक्रियता समान नहीं होती। हर धातुओं की सक्रियता क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई धातु ज्यादा सक्रिय होता है, कोई धातु कम सक्रिय होता है। तो ये बच्चों देखिए, धातुओं की जो सक्रियता है, हम जानते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, यानी उनमें धनायन बनाने की क्षमता होती है। तो अब बच्चों, अगर धात्विक गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने से संबंधित है, यानी बच्चों जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं हम उसको धातु बोलते हैं, तो यानी कि उनका धात्विक गुण बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागने से संबंधित है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धातु है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर धात्विक गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्भर करता है तो जो तत्व जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा वो उतने ज्यादा धात्विक होगा। यानी कि जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बच्चों ज्यादा होगी वे ज्यादा सक्रिय होंगे। तो धातुओं की सक्रियता बच्चों उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्भर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें सक्रियता ज्यादा है, यानी कि जब धनायन ज्यादा बनाएंगे आसानी से तो धात्विक गुण क्या होगा, उनमें ज्यादा है। तो उसी आधार पर बच्चों हम कहेंगे कि इनकी सक्रियता ज्यादा है। तो सक्रियता इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्भर करेगा। जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जितने आसानी से धनायन बनाएंगे, उतने ज्यादा ये क्या होंगे, सक्रिय होंगे। और बच्चों जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, यानी कि आसानी से धनायन नहीं बनाएगा, उसकी सक्रियता क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की क्षमता जो धातुओं में होगी उसी पर आधारित होगी उनकी सक्रियता। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो ज्यादा सक्रिय होंगे, और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी उनकी सक्रियता क्या होगी, कम होगी। देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया जा रहा है धातुओं की रासायनिक सक्रियता उनकी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है धातुओं की सक्रियता। आगे लिख रहे हैं, जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, यानी कि जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे। बच्चों देखिए, धातुएं जो है धनायन तो हर धातु धनायन बनाएगा, यानी कि क्योंकि हम उसी को धातु बोलेंगे जिसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसकी सक्रियता बोलेंगे ज्यादा है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पा रहा है उसकी सक्रियता कम होगी। वे अधिक सक्रिय होती हैं। कौन? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती। एवं जो धातुएं कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं वे कम सक्रिय होती हैं। यानी कि बच्चों धातुओं की सक्रियता धनायन बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। तो धनायन बनाने का क्षमता का मतलब बच्चों हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होगी वही धातु क्या होंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे। आगे देखिए बच्चों, कार्य धातुओं के धनायन बनाने की प्रवृत्ति अर्थात उनकी सक्रियता, यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या है, उनकी सक्रियता है, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, हमने बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु का जब हम ज्ञात करते थे तो हर धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता था, अलग अलग होता था। तो इसका मतलब कि बच्चों ये हुआ कि अगर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब कि धातुओं की सक्रियता अलग अलग होगी, इसीलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब कि धातुओं की सक्रियता उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करेगी। अब बच्चों यहाँ देखेंगे कि
मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होने के बाद उनकी सक्रियता कम होगी या मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होने के बाद उनकी सक्रियता अधिक होगी। आगे लिख रहे हैं बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष। एक चीज बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जो बच्चों वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है वो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष बनाई गई है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 मानकर बच्चों और धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना है बच्चों? 0। उसी के सापेक्ष देखिए और धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किया गया है। उसी के आधार पर बच्चों कह रहे हैं कि जिस धातु का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अब एक चीज बच्चों यहाँ आप समझिए, अभी तक हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव या केवल इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसकी जानकारी बच्चों हम प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक शब्द आ रहा है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इसमें अपचयन शब्द आ गया। देखिए बच्चों हमने इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा की थी। देखिए बच्चों हमने बताया था एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, एक अपचयन क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्रिया में हमने बताया था कि बच्चों जब कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसको हम ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं, और जब बच्चों यही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब हम वहां कहते हैं अपचयन क्रिया। तो यहाँ देखिए बच्चों अपचयन शब्द इसीलिए जोड़ा गया है कि देखिए बच्चों जो धातुओं का अपचयन क्रिया के दौरान, यानी कि अगर धातुओं को अपचयन क्षमता के हिसाब से मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित करें तो हम उस इलेक्ट्रोड विभव को कहेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। तो अगर बच्चों इसका उल्टा देखें कि अगर उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है जिस धातु में, तो इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होगी, और जिस धातु में बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी। देखिए बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ऑक्सीकरण क्रिया तीव्र हो रही है तो इसका मतलब कि अपचयन क्रिया मंद गति से होगी, वहीं अगर बच्चों अपचयन क्रिया तीव्र गति से हो रही है तो इसका मतलब कि ऑक्सीकरण क्रिया क्या होगी? धीमी गति से होगी। तो यहाँ इन्होंने जो मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों निर्धारित किया है उनके अपचयन क्रिया के आधार पर निर्धारित किए हैं। यानी कि ये देखे कि अगर जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागने क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। तो इसका मतलब कि वहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, यानी कि अपचयन क्रिया क्या है? मंद है। तो इन्होंने उसी का उल्टा करके अपचयन क्रिया के हिसाब से उन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किया है। तो उसके आधार पर बच्चों ये कह रहे हैं कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक। अगर बच्चों मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक हुआ तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव किस पर है? अपचयन पर आधारित। तो देखिए बच्चों जो धातु का हम छड़ लेते थे और उस धातु का लवण का जो विलयन लेते थे, धातु की छड़ और विलयन के स्पर्श तल पर जो विभवांतर उत्पन्न होता था हम उसको क्या बोलते थे? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते थे। अगर विलयन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और विलयन की सांद्रता 1 मोलर होती थी तो उस समय हम उनको क्या बोलते थे? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते थे। अब देखिए बच्चों अगर
धातुओं में धनायन बनाने की क्षमता ज्यादा है, तो यानी कि धात्विक गुण ज्यादा है, तो इसका मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक आएगा। अगर धात्विक गुण कम है यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है, तो इसका मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कम होगा। अगर बच्चों वहीं पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक आए। लेकिन बच्चों यहाँ अपचयन से संबंधित कर दिए हैं, तो इसका मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्याग रहा है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक आ रहा है। लेकिन अगर ये कहे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रख रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी क्या है, कम है। तो अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब कि मानक अपचयन विभव क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उसकी कम है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता के हिसाब से ही बच्चों मानक अपचयन विभव निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा ऋणात्मक मानक अपचयन विभव है, अगर ज्यादा ऋणात्मक मानक अपचयन विभव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों वो धातु कम सक्रिय है, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रख रहा है। तभी तो बच्चों मानक अपचयन विभव कम आया, यानी कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या है, कम है। इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कि अगर ज्यादा ऋणात्मक मानक अपचयन विभव हुआ, तो इसका मतलब वो धातु क्या है, ज्यादा सक्रिय होगा। अगर बच्चों वहीं पर ज्यादा धनात्मक आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सक्रियता, जो धातुओं की सक्रियता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। वही कह रहे हैं बच्चों, जिस धातु का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है, अगर बच्चों अधिक ऋणात्मक हुआ तो इसका मतलब कम धनात्मक होगा। वो आप बच्चों पढ़ चुके हैं संख्या रेखा पर, जितने हम बाईं तरफ जाएंगे उतने संख्याएं क्या होंगी, छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि वो अधिक ऋणात्मक होती चली जाती है, यानी कि वो अधिक छोटी होती चली जाती है। तो इसीलिए अगर अधिक ऋणात्मक हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, कम धनात्मक होगा। कार्य धातु अधिक सक्रिय होती है, यानी कि अगर अधिक ऋणात्मक हुआ तो इसका मतलब कि वो धातु क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है। तो बच्चों बस आपको यही समझना है कि यहाँ अपचयन मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिया गया है, यानी कि धातुओं के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता के हिसाब से मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चों धातु अधिक सक्रिय है, तो अगर अधिक सक्रिय है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बच्चों कम है, तो आप जानते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जब कोई तत्व परमाणु अणु आयन ग्रहण करता है तो अपचयन क्रिया होती है। तो उस समय जब बच्चों खींचने की क्षमता कम है, यानी कि अपचयन क्रिया मंद गति से हो रही है, इसका मतलब कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या आएगा, कम आएगा। तो खींचने की क्षमता कम है, तो सीधा सीधा बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए धातु क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा। देखिए बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की जो सक्रियता होती है वो घटती जाती है। देखिए बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक ऋणात्मक मानक अपचयन विभव सबसे ऊपर होता है, और धीरे धीरे बच्चों नीचे की तरफ क्या है, बढ़ता जाता है। तो जब यानी कि अधिक ऋणात्मक संख्याएं सबसे ऊपर है और नीचे 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 की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, धनात्मक होता चला जाएगा। तो जिससे धातुओं की सक्रियता क्या होगी, घटती चली जाएगी।
यहाँ देखिए बच्चों, हम लिख भी दे रहे हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की सक्रियता कम होती जाती है, कम होती जाती है। इसके आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि जो लिखा गया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की सक्रियता कम होती जाती है, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों जो धातुएं अधिक सक्रिय हैं उनको ऊपर रखा गया है, जो कम सक्रिय हैं उनको नीचे रखा गया है। अब देखिए बच्चों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं अपने से कम सक्रिय धातुओं के लवण को, यानी कि अपने से नीचे धातुओं के जो लवण होंगे उनको उस लवण के विलयन से क्या कर देंगी, विस्थापित कर देंगी। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और अगर ये जिंक से अब क्रिया करा दिया जाए इनका, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों देखिए, अगर वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे तो जिंक उसमें ऊपर है, कॉपर नीचे, तो इसका मतलब कि जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। तो अगर कॉपर धातु का लवण का विलयन अगर लें तो बच्चों अगर जिंक से क्रिया कराए, क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा सक्रिय है, इसलिए ये कॉपर को क्या है, इस सल्फेट के लवण से इनको विस्थापित कर देगा, यानी कि जो विलयन इनका बना हुआ है उस विलयन से इन धातु को विस्थापित करके वहां पर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट का लवण बनेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट का लवण अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिंक कॉपर पे क्या है, अधिक सक्रिय है, इसलिए कॉपर को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। तो आ जाएगा हमारा यहाँ जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर हो जाएगा। तो इस आधार पर बच्चों आप कह सकते हैं कि कम सक्रिय धातुओं के लवण के विलयन से अधिक सक्रिय धातुओं के द्वारा धातु क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, हम कुछ उदाहरण को यहाँ दे रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ देखिए बच्चों, जो उत्पाद बना है वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का। अब देखिए यहाँ से बच्चों कॉपर क्या है, विस्थापित हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, जिंक आ गया। तो इसका मतलब ये बच्चों हुआ कि कॉपर जो है कम सक्रिय है, जिंक क्या है, अधिक सक्रिय है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर कौन, जिंक आ जा रहा है। तो जिंक क्या है, कॉपर से अधिक सक्रिय। बच्चों देखिए, जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके क्रम को ऊपर से नीचे देखेंगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर होगा वो क्या है, ज्यादा सक्रिय होगा। तो जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों हम बनाएंगे उसमें आप देखेंगे कि जिंक ऊपर होगा, कॉपर नीचे होगा। उसी तरह बच्चों देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है, कॉपर धातु से क्या है, सिल्वर विस्थापित हो गया, यानी कि सिल्वर अलग हो गया, देखिए यहाँ से, उसके स्थान पर कॉपर आ गया। तो इसका मतलब कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों सिल्वर से कॉपर क्या है, ऊपर है। और एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए, कभी कभी ये कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें दे देंगे कि किस आयन के कारण विलयन नीला होता है। तो आप हमेशा याद रखिए बच्चों, कॉपर आयन के कारण जो है विलयन हमेशा क्या होता है, नीला होता है। तो अगर पूछा जाए कि किस आयन के कारण विलयन नीला होता है, तो आपका उत्तर होगा
कॉपर आयन के कारण। और इसी बच्चों ध्यान दीजिए, कॉपर में एक आयन होता है क्यूप्रिक आयन और एक होता है क्यूप्रस आयन। एक क्यूप्रस आयन है बच्चों, एक क्यूप्रिक आयन। तो किसके कारण विलयन नीला होगा? क्यूप्रिक आयन के कारण, ना कि क्यूप्रस आयन के कारण होगा। आगे देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है आयरन धातु से, यहाँ जो कॉपर है वो क्या है, विस्थापित हो जा रहा है। इसका मतलब कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर। ये बच्चों जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे अगले वीडियो के लेक्चर में, तो आप उससे कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सी धातु ऊपर है, कौन सी धातु नीचे है। तो बच्चों उसके आधार पर आप जान पाएंगे कि जो धातुएं ऊपर है वो क्या है, ज्यादा सक्रिय हैं। देखिए बच्चों, हमने चर्चा की थी कि जो धातुएं ऊपर हैं ज्यादा सक्रिय हैं, जो नीचे हैं कम सक्रिय। देखिए बच्चों, हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे, उस श्रेणी से आप कंफर्म हो जाएंगे कि कौन धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।